करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा लिंक कर लीजिए स्टैटिक क्वेश्चन से, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं। तो अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि थॉरली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने भी वही किया था इस अटेम्प्ट में जी। पढ़ने की, तो उनका साथ देना चाहिए, पेरेंट्स को भी देना चाहिए। मैंने खुद ने अपने लिए 1 साल मांगा था एक्स्ट्रा फोर्थ अटेम्प्ट में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। घर वालों के लिए कि आप सपोर्ट करते रहिए, ये मत सोचिए कि कल क्या होगा। ओके मैम, अपना नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो ज़रा बताइएगा। मेरा नाम निशा कसवा है, मैंने ग्रेजुएशन की है BCA में और यूपीएससी में मेरा 5th अटेम्प्ट था। ओके मैम, इंटरव्यू कौन सा है आपका? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके मैम, फर्स्ट इंटरव्यू एंड 5th अटेम्प्ट, बहुत ही लंबी जर्नी है, काफ़ी अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा आपको। इंटरव्यू में अपियर होने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैम सबसे पहले जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंची बोर्ड, कैसा उनका रिएक्शन था और किस सवाल से शुरुआत होती है आपकी? उनका संजय वर्मा सर का बोर्ड था मेरा, जी मैम। बहुत ही पॉजिटिव नोट पे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था। मैं गई तो उन्होंने पूछा कंफर्टेबल हो क्या, एंड उसी से बस इंटरव्यू शुरू हुआ था मेरा। और मैं राजस्थान पर्टिकुलरली जिससे जहाँ से मैं हूँ वहीं पे क्वेश्चंस थे। तो मैम ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू था वो डेफ बेस्ड था या करंट बेस्ड या फिर ऑप्शनल बेस्ड? दोनों था, क्योंकि डाफ से एनालिसिस बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे राजस्थान और इंडिया लेवल पे। तो 20% डाफ एंड आई थिंक 80% करंट अफेयर्स पे था। थोड़ा सा किस तरह के क्वेश्चन थे वो रिवील करना चाहेंगी? जैसे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पूछा गया था नक्सलिज्म पे, और ये पूछा गया था कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एंड राजस्थान में जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उस पर सब था। तो ये था। मैम क्या लगता है आपको, आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ऐसी क्या मेजर मिस्टेक्स रही थी और इस बार आपने क्या मेजर चेंजेस किया था जिसकी वजह से आप यहाँ धौलपुर हाउस पहुँची? सो अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि थॉरली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने भी वही किया था इस अटेम्प्ट में जी। और करंट अफेयर्स के पीछे नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आई थिंक उसने गेम चेंजर बना वो। ओके एंड मैम एक और चीज़ हम अगर बात करें इस बार जो प्रीलिम्स, क्योंकि हर बार प्रीलिम्स जो टफ होता जा रहा है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए मेरी यही थी कि स्टैटिक क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मैं मॉक देती थी। Okay. और कि मतलब अराउंड 50 to 70, बट इट वेरीज आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है, लेकिन उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साइडलाइन नहीं करना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए यही स्ट्रैटेजी। मैम आपने स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस किया था या करंट अफेयर्स पर? नहीं, स्टैटिक पे। करंट अफेयर्स मुझे लगता था कि कई बार नहीं भी आते हैं क्वेश्चन तो मैं ऐसे अवॉइड कर देती थी कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि यही है। स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको एक कैच दिलाता है। एक और एस्पिरेंट्स का सवाल रहता है कि चूँकि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है, कैसा मतलब आपने जो मंथली मैगजीन्स हैं उसको फॉलो किया या फिर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपने नोट्स बनाए थे? न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी और मैगजीन्स भी मैंने फॉलो करी थी, बहुत ही प्रिसाइज, लेकिन वो बाद में रिवीजन नहीं हो पाया था। तो आई थिंक मोर और लेस दोनों ही काम करते हैं, पर ज़्यादा न्यूज़पेपर, क्योंकि मैगजीन में बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, वो एक टाइम के बाद रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। ओके मैम, सीसेट की अगर बात करें हम, तो सीसेट में क्योंकि जैसा देखा जा रहा है पिछला जो अगर हम पेपर्स को देखें तो सीसेट बहुत सारे स्टूडेंट जीएस को क्लियर कर लेते हैं लेकिन सीसेट में रुक जाते हैं। तो सीसेट को ऐसा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सीसेट के लिए क्या मतलब लाइक कोई पर्टिकुलर कोई बुक वगैरह या कोई और स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो करी हो सीसेट को क्लियर करने के लिए? सीसेट के लिए पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस 10 साल का, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, कॉम्प्रिहेंसिव है या फिर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से। उसके बाद अगर कोई आपको, वैसे ऐसा मैंने बुक रेफर नहीं करती, पर मैंने कोर्स लिया था, शॉर्ट कोर्स, तो क्रैश कोर्स टाइप आप कोर्स ले सकते हैं जिसमें आप अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैम ओके मैम, कोई बुक लिस्ट वगैरह, बुक रिसोर्सेज वगैरह आपकी जो रही हो, सारे जो रिसोर्सेज आपने प्रीलिम्स के लिए जो आपने फॉलो किए हों? प्रीलिम्स के लिए तो बेसिकली NCERTs ही होती है, उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स। तो मेंस के लिए भी मैंने ज़्यादा ध्यान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे दिया था, और फिर उसके बाद में जो जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि ये कहीं से भी कवर हो सकते हैं, ऑनलाइन कवर कर लिया, किसी बुक सोर्स से। तो ऐसे पर्टिकुलर मैंने बुक सोर्स नहीं रेफर करी थी। मैम एक जो अगर जब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में मेंस आंसर राइटिंग मोस्टली इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वही आपको स्कोरिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो मेंस आंसर राइटिंग एक कैंडिडेट कब से शुरू करे? क्या जब से वो तैयारी शुरू कर रहा है तभी से उसको यानी कि फर्स्ट डे से कर देनी चाहिए, या फिर उसको कुछ कंटेंट वगैरह रख करके अपना प्रिपेयर करने के बाद में तब? और मेंस आंसर राइटिंग लिखने के बाद मतलब शुरू करने के बाद किस तरह से राइटिंग करी जाए आंसर राइटिंग? नहीं, मुझे लगता है कि पहले दिन से कभी शुरू नहीं करनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा बेस बन जाए, आप तैयारी कर लीजिए, NCERTs कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको करके देखिए। उसमें कभी आप अच्छा आंसर नहीं करेंगे, लेकिन रोज़ एक आंसर लिख के देखिए, उसको फिर क्रॉस चेक कर लीजिए,
उससे स्टैटिक पोर्शन अच्छा होता रहता है और साथ में फिर एक आंसर राइटिंग की हो जाती है। तो पहले कंटेंट तैयार करके 10 से 12 महीने जितना भी आपको टाइम लगता है उसके बाद ही शुरू करना चाहिए। और मैम कहाँ से शुरू करें आंसर राइटिंग, किस तरह से शुरुआत करें? मतलब एक बार आपने अपना जो कोर्स है, जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है, 2 रीडिंग दे दी है, उसके बाद में आप शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आप उसमें क्या ही लिखेंगे। ओके ओके। तो मैम आपकी जो आंसर राइटिंग की अप्रोच थी वो क्या थी? क्या आपने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा था या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में? और इसके अलावा आंसर राइटिंग में भी आंसर्स में वैल्यू एडिशन कैसे किया था ताकि स्कोर औरों से ज़्यादा किया जा सके? ये एक बड़ा सवाल है एक्चुअली में। अभी तो स्कोर रिवील होगा। जी जी जी। और क्योंकि ये मेरा पहला ही मेंस था, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ पैराग्राफ्स में नहीं लिखती कभी भी। तो मैं पॉइंट में बहुत लिखती हूँ, मैं बहुत ही डाइवर्स, मतलब हर चीज़ पे पॉइंट पॉइंट पॉइंट। और वैल्यू एडिशन वही आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जो भी आपको लगे कि ये लिंक हो सकता है उसे नोट बना के और उसको आप वैल्यू एडिशन करते रहिए। ओके मैम, क्या इस 5 अटेम्प्ट्स में आपको कभी लगा या घर वालों की ओर से कोई प्रेशर हुआ कि नहीं अब छोड़ दो, है ना? और एक लड़की के लिए तैयारी करना और 5 अटेम्प्ट तक यहाँ तक पहुँचना, उसके बाद में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार कई बार डिमोटिवेशन भी फील हुआ होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, जब कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें कैसे इन सब चीज़ों को टैकल किया? स्ट्रेस, एंजाइटी ये बहुत ही आम चीज़ें हैं जो सभी के साथ होती हैं। तो ये लंबा सफ़र था, तो इसलिए वहाँ पे भी थी। लेकिन मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे हैं, कभी उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया है। तो इसलिए आई थिंक मैं इतनी दूर तक आ पाई हूँ, 5-6 साल का सफ़र मैंने तय किया है, तो क्योंकि उनका सपोर्ट रहा है हमेशा। क्या कहना चाहेंगे जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो तैयारी करना चाहती हैं लेकिन घर वालों की ओर से प्रेशर रहता है, नहीं यार मत करो, ये होगा नहीं होगा, क्या रहेगा क्या नहीं, तो क्या कहना चाहोगे उनको और उनके पेरेंट्स को भी मेनली? तो मेरा यही होगा कि अगर वो अपनी चॉइस खुद बनाती हैं पढ़ने की, तो उनका साथ देना चाहिए, पेरेंट्स को भी देना चाहिए। मैंने खुद ने अपने लिए 1 साल मांगा था एक्स्ट्रा 4th अटेम्प्ट में, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और मुझे वो दिया गया। तो वही है कि आप कोई डिसीजन लेती है तो उस पर बिल्कुल उस पर अडीग रहकर अपनी तैयारी करते रहिए और ज़्यादा अटैच नहीं होकर रिजल्ट से, बस पॉजिटिव रह के। और घर वालों के लिए कि आप सपोर्ट करते रहिए, ये मत सोचिए कि कल क्या होगा, कल जो होगा वो कल ही आएगा, देखा जाएगा। मैम लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जो 2024 में जो प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, अटेम्प्ट ले रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी गाइड रहेगी, क्या आपकी एडवाइस रहेगी उनके लिए? तो यही गाइडेंस रहेगी मेरी कि आप जब भी करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा लिंक कर लीजिए स्टैटिक क्वेश्चन से, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, और बस वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनका मेरा मेन एम्फेसिस वही रहेगा। ओके, थैंक यू मैम।